हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। तो आवाज जा रही है आप तक। तो आज जो है हम लोग बिहार एसएससी सेट नंबर 149 का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। मैथ्स में जो है आपका जो है टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं। मैथ्स और साइंस मिलाकर जो है आपका टोटल जो है 50 क्वेश्चन रहने हैं। यानी जो है कभी मैथ्स जो है आपका जो है बढ़ जाएगा, कभी साइंस आपका कमेगा, कभी साइंस बढ़ेंगे, कभी जो है मैथ्स कमेगा। तो इसी तरह से जो है चीजें चलेंगी आपकी। तो यह जो है आपका 149 नंबर सेट, और यह मैथ्स जहां जहां पर है वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो यहां पर, ध्यान से समझिएगा। मैरी कह रहा है कि आयताकार बगीचे का एक चक्कर वह 30 मिनट में लगा पाती है, और शिला जो है उसी बगीचे का एक चक्कर 45 मिनट में लगा पाती है। एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करती है। एक ही बिंदु से, मान लो इस पॉइंट से इसी दिशा में जो है दोनों आदमी, एम से मैरी और कौन है भाई शीला, ये दोनों जो है यहीं से शुरू करती है। तो इसे 30 मिनट लगते हैं और इसे 45 मिनट। तो एक ऐसा डाटा लाना है जहां पर वह दोनों डाटा पहुंचेगा, यानी 30 और 45 का जो है यहां पर हमें एलसीएम निकाल लेने। एलसीएम यहां पर हमें निकाल लेने, समझ रहे हो इस बात को। तो एलसीएम यहां पर हमको निकाल लेने हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग जो है टोटल समय हमको मिल जाएगा जब वह मिलेंगे। तो 30 और 45 का एलसीएम होता कितना है। 30 और 45 का एलसीएम तो हम 90 ले लेंगे, और यह किस में है तो 90 मिनट आपके दे रखे हैं, 90 मिनट, ठीक है। और वह एक दिन सुबह 9 बजे निकला था। तो 9 बजे सुबह में निकला था, तो वह समान दिशा में चलना आरंभ करता है। तो किस समय वह दोनों पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, मतलब इसी पॉइंट पर। ये मतलब यहां जा रहा है, जा रहा है, तो इस पॉइंट पर फिर मिलना है। 90 मिनट, 90 मिनट मतलब क्या, 1.5 घंटे होते हैं, 1.5 घंटे हो गए, ठीक है। 1.5 घंटे में जोड़ दो भाई, 1.5 घंटा आप जोड़ दोगे तो 10:30 बज जाएगा, यानी 10:30 बजे जो है सुबह में वह मिलेगा। यानी बी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी लोग साथ में आंसर देते चलिए, सभी लोग साथ में जो है आंसर देते चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कर आशीष के पास, ये शायद कल या परसों एडीओ वाला डिस्कशन में था, ठीक है। 697 आया था या 847, इसी दोनों में से आएगा। कल ही था ये, सेट नंबर 10 या 11 में। आशीष के पास 1617 रुपया है। उसने इसे अपने पुत्रों अरुण और महेश के बीच बांट दिया है। अरुण से ए और महेश बाबू, यह हमारा एम हो गया। वार्षिक रूप से जो है ये कंपाउंडेड एनुअली होती है। रेट मेरा जो है दे रखा है 10%। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10। यानी अगर हम अमाउंट की बात करें और प्रिंसिपल की, तो वह 11/10 हो जाएंगे। तो कह रहा है कि जैसा यह देखा गया है कि अरुण और महेश को क्रमशः 14 और 15, डिफरेंस तो एक ही साल का यहां पर दे रखा है, के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। समान इक्वल अमाउंट, यहां पर इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट इसको मिल जा रहा है। इक्वल अमाउंट, अमाउंट हमको बराबर करना है, और अमाउंट बराबर हम लोग रूल जानते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n। तो इतना का वैल्यू हमको पहले 11/10 मिल चुका है। तो यहां से कौन है, अरुण को 14 साल, यानी जो है 11/10 का पावर 14 हो जाएगा। और यह जो है दूसरा कौन है, महेश बाबू, 11/10 और उसका कितना, 15 हो जाएंगे। अब आप देखो ये दोनों सेम है, अगर आप उधर भेजोगे तो पावर घट जाएगा, यानी 15 में 14 चले गए तो 1 बच गया, यानी 10 के पावर 10/11 का पावर 1 हो जाएगा। यानी हम इसे 11/10 ही बोलेंगे। तो वह जो पैसा है उसका 11 और 10 के रेशियो में वह बट जाएगा, 11 और 10 के रेशियो। तो 11 और 10 मिला के अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 21, और 21 का वैल्यू 1617 दे रखे हैं। तो अगर हम 21 से काट दें तो 21 से 7 बार में, 8 बार में 168 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में आप काट सकते हो।
तो 21 सत्ते हो गए आपके 147, बच गए हमारे पास 14 और फिर 7 बार में यानी 147। तो एक यूनिट का जो वैल्यू है वह 77 आ गए यहां पर, एक यूनिट 77। आशीष ने अरुण को, अरुण मतलब ए को जो है कितनी धनराशि दी थी, ए का जो है मतलब 11 हमको निकालना है। तो 11 गुना 77, 11 से गुना करना बहुत आसान है, 7 लिखेंगे, 7 7 हो गए 14, 7 और 1 8, यानी 847 इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, मौसम सिंह। चलिए सही आंसर दिए हैं, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़े, करे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 दे रखे हैं। तो कह रहा है कि मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स आपको बस पता करने कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, उसके लिए हमें डी निकालना होगा। डी बराबर होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4a और सी, यानी 25 माइनस हो गए आपके कितने 28 हो गए। तो यहां तो -3 आ गया भाई, तो -3 आ गया, तो ये क्या हो गया, इमेजनरी हो गए, इमेजनरी रूट्स आ गया, यानी अवास्तविक, अनरियल जिसको हम बोलते हैं, या फिर अनरियल को ही इंग्लिश में इमेजनरी बोलते हैं। इमेजनरी रूट्स आपके हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कर रखा है कि 5x 8 1 4 6 y 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 7, ठीक है। इसको डिवाइड करना है आपको 88 से। 88 से जब आप डिवाइड करोगे तो उसके लिए आप कौन सा नंबर चूज करोगे, तो 11 गुना 8 ऐसा नंबर हम चूज करेंगे जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। तो जो 11 से कट गया, 8 से कट गया, वह हर हालत में आपका 88 से कटेगा ही कटेगा, 88 से आपका कटेगा ही। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम 8 से काटने का जो है प्रबंध करते हैं कि y का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 40 तक लग गया, और अगर मेरे पास जो है 4 मिल जाए, 4 मिल जाए तो ये 64 हो जाएगा। तो y का वैल्यू मेरे पास जो है 4 आ जाएंगे। 4 के बाद अगर कोई और दूसरा लाना हो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो डाटा है 5x 8 1 4 6 4 निकल के आ गया। तो 8 से कट गया हमारा। अब 11 से कटने के लिए हमें क्या चाहिए, तो 11 के डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अल्टरनेट वाला जो है डिफरेंस या तो 0 या फिर हमारा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 4 8 8 8 16 16 5 हो गए 21। अब यहां से 6 1 7 और 7 प्लस x, ये हमारे हो गए। अब जरा सा आप सोचो, यहां पर अगर जो है हम डिफरेंस 11, 0 तो नहीं आ पाएगा ना, 0 लाने के लिए फिर जो है बहुत 2 डिजिट का नंबर ऐड करने होंगे, तो 0 तो नहीं आ पाएगा। 11 लाना है, 11 लाने के लिए यहां पर 10 होना अनिवार्य है, यानी x के जगह पर आप कितना रखोगे, तो x के जगह पर आपको 3 रखना पड़ेगा। x के जगह पर आपको जो है 3 रखने होंगे, तब जाकर यह सेटिस्फाइड हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले। करा 61 का जो है अंकित मूल्य 2150 रुपया, 2150 रुपया है। मान लीजिए स्टोर द्वारा दी जाने वाली 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला आपको 10% यानी जो है कितना हो गया 90% हो गए, फिर जो है x%, x% का मतलब क्या है 100 माइनस x और बटे कितना 100। ऐसा करने के बाद जो पैसा है मेरा सेलिंग प्राइस वह 1505 आ जा रहे हैं, वह 1505, और इसी x का जो है हमें वैल्यू निकालना है, इसी x का हमें वैल्यू निकालना है। तो यहां पर जो है 2 0 यहां से आपका कैंसिल हो गया, और यहां पे अगर हम काटें तो 20 25 100 कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 43 बार में कट जाएंगे। 43 से अगर हम काटना चाहे तो कितना बार में कट जाएगा, 43 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगाते हैं। ठीक है,
तो मेरे भाई 129 तक लग गया, 129 लग गए। अब उसके बाद जो है 43 बचे, 5 बार में ये लग जाएगा। तो हमारे पास 100 माइनस एक्स बराबर 35 दूने 70 यानी 700, और ये 9 अभी जिंदा है तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे। एक्स बराबर इधर लाए हुए तो 900 में 700 गया 200 और बटे 9। 200 को 9 से भाग दोगे तो वही 22 आता रहेगा आपका जो है। 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर जो है पॉइंट लगाओगे 18 18, इस तरह से। तो इतना परसेंट जो है मेरा बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इस क्वेश्चन, सर आंसर नहीं दिया गया है। आंसर मतलब जो है इसका रिजल्ट या आंसर, क्या चीज नहीं दिया गया, मतलब आंसर इसका नहीं मिला। जहां आपने जो है टेस्ट दिया होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन है आप, जल्दी से एक बार कमेंट में बताइए। ऑफलाइन है तो आपको जो है वहां पर चिपका दिया जाता है। रिजल्ट नहीं दिया गया बिहार एसएससी का। ओके, मैं अभी जो है जस्ट पूछ कर आता हूं, वेट कीजिए आप। तो मेरे जो डियर स्टूडेंट्स जो है पता करके जो है वो बता रहा है, अभी गया होगा रिजल्ट मेरे ख्याल से। अगर नहीं गया है तो फिर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि क्रमशः 45, 60 और 125 मिनट के नियमित अंतराल पर 3 घंटियां बजती हैं। मिनट में दे रखा है। सुबह 10 बजे सोमवार को, मंडे 10 बजे बजी थी, और फिर अगली बार वह दोबारा कब बजेगी? मेरे भाई 45, 60 और 125, ये अगर नहीं रहता 360 पर काम चल जाता। तो खैर 125 हमको दे रखा है। 125 का मतलब 5 गुने 5 गुने 5, 125 हो गए। ठीक है, 60 से अगर काटना है तो आपको चाहिए 12 और 5, 12 चाहिए हमें। और 45 से अगर काटना है तो भाई 9, मतलब 5 और 9 चाहिए। 3 तो है हमारे पास, एक और 3 चाहिए। 125 गुना 36 हो जाएंगे। 36 को अगर हम 8 से भाग दे तो 8 चौका यानी 4500 आ जाएगा ना रे भाई, 4500 आ जा रहे हैं। इसका जो एलसीएम होगा हमारा 4500 मिनट दे रखा है। 4500 मिनट इसका जो है एलसीएम आ जाएगा। अब 4500 मिनट को क्या करना है? 4500 मिनट सोमवार को, 4500 मिनट तो बहुत ज्यादा हुआ भाई। तो सोमवार को 10 बजे ये बजा था, तो 4500 मिनट को पहले हम क्या करते हैं, आवर्स में बदल लेते हैं 60 से डिवाइड करके। तो 4500 अब बटे 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स में बदल जाएंगे। 6 से डिवाइड करो तो आपका 7 छके 42, 75 घंटा हो गया। 75 घंटा को भी अब दिन में बदलना होगा। तो 24 दिए 72 घंटे में 3 दिन हो गए, और 3 दिन 3 घंटा निकल गया। तो सोचो अगर मंडे को जो है, मंडे को 10 बजे ये बजा हो, तो ऐसे पहले आप 3 दिन इसमें जो है 3 दिन और 3 घंटे जोड़ेंगे। तो 3 दिन जोड़िएगा सोमवार, तो फिर उसके बाद मंगल बुध बृहस्पतिवार, यानी जो है गुरुवार को जो है यह होगा गुरुवार, ये वाला डाटा होगा ना। और 10 में आप 3 जोड़ दोगे तो वह गुरुवार को 1 PM में जो है वह दोबारा एक साथ बजेगा। 1 PM में वह दोबारा एक साथ बजेगा। बहुत बड़ा डाटा आ गया। 3 दिन 3 घंटे के बाद फिर उसके बाद एक साथ वह बजेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे। एक किराना मतलब जो है वह ग्रोसरी वाला जो है 15 रुपया और 20 रुपया की प्रति केजी की दाल को किस अनुपात मिलावेगा? 18। ये तो बहुत इजी सवाल है भाई। 15 और 20 रुपया प्रति केजी वाले को किस
रेशियो में मिलाए जिससे वह 18 रुपया प्रति केजी मिक्सचर प्राप्त कर लेते। यहां 2 का रेशियो, यहां 3, मतलब 2 और 3 के रेशियो में वह मिक्स करेगा। 2 और 3 के रेशियो में, मतलब बी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है आपका सही आंसर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, बिहार एसएससी जब बैच लिए थे तो उसमें प्रीलिम्स में हमने बताया था कि आपको ज्योमेट्री वगैरह सब प्रीलिम्स में पहले कभी नहीं पूछा है। लेकिन जब आप मेंस में जाओगे, बिहार एसएससी मेंस में जब जाओगे, तो वहां पर जो है आपको कुछ एडवांस मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जिसमें पिछली बार पीवाईक्यू में अगर आप जाओगे तो ये क्वेश्चन वही आपका पिछले साल का ही दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखो कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है। पैरेलल हमने ले लिया, ए बी और सी डी। थोड़ा सा बड़ा ले ले, थोड़ा सा गैप। ए बी इसका नाम हो गया और इसका नाम हमने रख दिया सी डी। फिर उसके बाद एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन का नाम रख रखा है पी क्यू। ले लिया हमने। ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर वह इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ई पॉइंट पर और ये एफ पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करा कि पीईबी यह जो है हमारा 56 डिग्री दे रखा है। और फिर जी, ए बी और सी डी के बीच में एक पॉइंट है, जी पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम जी रख लिए। ए बी और सी डी के बीच में एक बिंदु इस प्रकार है कि बीईजी, यहां अगर आप मिला देते हैं इसको तो यह जो है आपका 32 डिग्री दे रखा है। जी एफ ई इस तरह से, जी एफ ई मतलब ये वाला आपको दे रखा है 47 डिग्री, 47 डिग्री। करा ई जी एफ, ये वाला जो है आपको निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू बस निकालना, एक्स मान लेते हैं उसको। तो मेरे भाई जो है यह दोनों अगर हम मिला दें, आप जानते हो एक जो है स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। अगर इस दोनों को मिला दे तो मेरे पास कितना हो जा रहा है, तो 88 डिग्री हो जा रहे हैं। 88 डिग्री आपका यहां पर हो जा रहा है। तो अगर 180 में जो है 88 घटा लो तो मेरे भाई जो है 92 डिग्री आपके हो जाएंगे। ये वाला 92 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि तीनों मिलाकर हमारा 180 होना चाहिए। तो यहां पर जो है 92 डिग्री आ गया, यहां 47 और ये निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग आपका होता है 180। एक्स 47 और फिर उसके बाद 92, ये दोनों मिला देते हैं 180 के बराबर। 180 माइनस 9 4 13 और ये 139 हमको यहां घटा लेने होंगे, तो 41 डिग्री आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर 41 डिग्री है। 41 डिग्री एक्स का वैल्यू हो जाएगा, जो कि आपके डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी आपके जो है सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। समचतुर्भुज यानी जो है रोम्बस के बारे में यह बात कर रहा है। रोम्बस में सबसे खास बात क्या है कि यह जो है इसका डायगोनल जो है हमेशा वह 90 डिग्री पर कट करता है और मिड पॉइंट पर रहता है। वो कभी भी जो है उसका डायगोनल बराबर नहीं होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिए। पैरेललोग्राम में भी काम देगा, यानी समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वह 90 डिग्री पर कट करेगा समचतुर्भुज में, और ये जो पॉइंट होगा वह इस विकर्ण और इस विकर्ण का मिड पॉइंट होगा। कहने का मतलब अगर हम ए बी सी डी ले ले और हम ए सी बराबर ले ले 18, तो ये जो पॉइंट होगा ओ पॉइंट, यह होगा किसका, तो 9 पॉइंट। 9 इधर 9 इधर हो जाएंगे, 9 इधर 9 इधर हो जाएगा। अगर हम बी डी बराबर ले ले, बी डी बराबर 30 ले ले, तो 15 इधर 15 उधर हो जाएगा। मतलब ये मिड पॉइंट होगा, लेकिन बराबर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। बस इतना बात समझिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, बिल्कुल सही है। समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, ये भी सही है, और एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ये भी सही है। तो पहला ही ऑप्शन आपके सारे मापदंड को वह सही करता है। विकर्ण बराबर होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। विकर्ण बराबर होते नहीं, विकर्ण बराबर होते, पहला लाइन से ये तीनों ऑप्शन आपके छट जाते हैं। तो 67 का जो है यानी 62 का ए नंबर ऑप्शन इंग्लिश यहां पर चला है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
कह रहा है द्विघात समीकरण है और मूलों की प्रकृति यानी डी बी स्क्वायर माइनस, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही निकाले थे भाई। तो ये 4 और -4 12 12 25 60 हो गई, यानी हो गया हमारा 50 जो है 6 माइनस में। तो ये तो हमारा फिर से निगेटिव आ गया, जो अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे वही फिर से आ गया। तो निगेटिव आ जाने पर क्या होता है, वह जो है काल्पनिक मूल होते हैं, यानी जो है इमेजिनरी रूट्स आपका हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 9 से काट दो भाई, 4 हो गए हमारे गुना, और ये दोनों जोड़ लेंगे तो हमारे पास 86 और प्लस 99 हो जाएंगे। 24 और 8 चौका 32 2 34, इसमें 99 अगर आप ऐड कर दो 9 4 13, यानी लास्ट में 3 तो इसी के दिख रहे हैं, यानी 443 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये सब तो बउआ वाला सवाल है, हर कोई बना लिया होगा। अब जो है यहां पर जो है देखो, अब सब बच्चों ने जो है बहुत दिनों से जो है हमको परेशान किए हुए था। तो मैथ्स में आप देख रहे हो कि एईडीओ बिहार एसएससी और परिचारी वाले बैच, मतलब एक बार हम प्रीलिम्स कुछ दिन पहले खत्म किए थे प्रीलिम्स का बैच। अब क्या कर रहे हैं हम, मेंस का जो है यहां पर आपके लिए बैच लेकर प्रेजेंट हो चुके हैं। बहुत दिनों से जो है लगातार जो है ये बैच स्टार्ट कीजिए वो बैच, तो इस सप्ताह जो है हम ढेर सारा बैच की घोषणा करने वाले हैं। मेंस लेवल यानी बिहार एसएससी में जो मेंस होता है वो लेवल तक की तैयारी होगी, क्योंकि जब प्रीलिम्स तो जो है आपके मई में हो ही जाएंगे। देखो सरकार क्या करती है, लेकिन हमको लगता है कि जब एईडीओ का आपका खत्म होगा, सबसे पहले अभी जो है बिहार बोर्ड 11th 12th फिर 10th का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद 25 अप्रैल से जो है आपका एईडीओ होगा, फिर उसके बाद जो है आपके बिहार एसएससी प्रीलिम्स होंगे, तो फिर उसमें जो है 2-3 महीने का समय देगा। तो अभी से जो है मेंस लेवल की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें एईडीओ में भी जो है कुछ मदद आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा जो है टफ लेवल के सवाल इसमें देखने को मिल जाएंगे, वो यहां से आपका कवर हो जाएगा। तो इस बैच में हमने क्या कर रखा है कि यहां पर ऑफर फीस जो है 99 था हमारा, यानी हमने जो है फर्स्ट ये जो बैच है ना हमारा, फर्स्ट जो है सोलो बैच कहो आप, सोलो बैच मतलब समझ गए ना भाई, मतलब फर्स्ट जो है मेरा यहां पर सोलो बैच हो जाएगा। यानी जो है सिर्फ मेरा अपना जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है सिर्फ मैथ्स के लिए। और यह जो है हम सोचे कि भाई बहुत ज्यादा फी नहीं रखे, क्योंकि प्रीलिम्स जो है मैंने पढ़ा दिया था 999 में। अब अगर आप कूपन कोड लगाएंगे, कूपन कोड आर्यन सर 90 करके लगाएंगे, तो वहां पर जो है आपको सीधे 90% ऑफ हो जाएगा, और यह सीधे जो है 99 में बदल जाएंगे, 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यानी जो है आप जो है मेंस वाले बैच जो भी बच्चे हैं उसको परचेज कर लेना है, और उसमें जो है थोड़ा सा हाई लेवल का, यानी जब आप एग्जाम देंगे बिहार एसएससी, तो जो 2-4-10 क्वेश्चन जो छूट जाते हैं, जो मेंस लेवल के सवाल होते हैं, जो एसएससी प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बिहार एसएससी नहीं सेंट्रल एसएससी, वो सब टाइप के क्वेश्चन यहां पर शामिल किए जा रहे हैं। और इसमें जो है एडवांस मैथ भी आपके पढ़ाए जाएंगे, अलग से हम इसका वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। अरिथमेटिक तो चलेगा ही, उसके बाद जो है एडवांस मैथ चलेंगे और सेलेक्टिव चैप्टर चलेगा। तो ये हम जो है घोषणा 1-2 दिन में जो है पूरा डिटेल हम बताने वाले। आगे बढ़ते भाई। तो सबसे पहले जो है कि वाटर गीजर का खुदरा मूल्य कितना दे रखा है, 11,300 रुपया दे रखे। 5% अगर आप इस पे डिस्काउंट देते हैं एमआरपी पे ना, निर्माता दे रहा है ना, खुदरा मूल्य तो इतना दिया हुआ है, मतलब यह खुदरा मूल्य दिया हुआ है। एमआरपी हम एमपी एक्स मान लेते हैं, एक्स पर जो है हम पहले 5% डिस्काउंट देंगे, तो पैसा मेरा लगेगा 95% का। फिर आप जो है 10% जो है 5% निर्माता को, थोक विक्रेता 10%, खुदरा विक्रेता पर लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहां पर प्रॉफिट हो जा रहा है। तो कह रहा है इसका क्रय मूल्य कितना होगा, यह हमें आपको पता लगाना है, मतलब उसको जो है। और निर्माता क्या करता है, थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है, और खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है। ऐसा इसमें कंडीशन दे रखा है मेरे भाई। जो है शुरुआत में जो है उसका कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस की बात नहीं हो रही है, कॉस्ट प्राइस हमने कितना मान लिया, एक्स। एक्स
पहले आप जो है दे दिए किसको, तो यह दे दिया थोक विक्रेता को 5%, 105 हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद यह दे दिया दूसरे को 110% हो गए। फिर अगला दे दिया उसके अगले को, यानी 115% हो गए। और ऐसा करने के बाद वह 11,300 में अवेलेबल हो जाता है। 11,300 में यह अवेलेबल हो जाता है। अब यहां पे हमको ये बात पता लगाना है कि यह जो है कितना x का वैल्यू होगा। तो यहां पे आप 21 से काटोगे 21 और ये 20 बचे, ठीक है। ये 0 0 आपका खत्म, ये 23 बचे और ये आपके 20 बचे हो जाएंगे, ठीक है। तो x का जो वैल्यू होगा वह 11,300 गुने आपके जो है 2 दूने 4, 1 2 4,000 से गुना और फिर 21 गुने 11। ये बहुत बड़ा डाटा आ जाएगा भाई, बहुत बड़ा डाटा आ जाएगा। तो आप इसे जो है कैलकुलेट करोगे तो यह जो है आपका अप्रॉक्स में जो है यानी 8507.43 आपके इतने देखने को मिल जाएंगे। मतलब डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वह आपके डी हो जाएंगे। तो इतना हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका। कह रखा है कि म्यूजिक सिस्टम जो है मूल कीमत कितना है, तो मूल कीमत आपके 8,000 दे रखे हैं। उसकी कीमत में 12% कमी की गई है, तो 12% आप कमी करोगे तो 88% हो जाएगा। 20% फिर बढ़ाओगे तो 120% हो जाएगा। इसकी नई कीमत बताना है, मतलब ये जो नई कीमत है वही हमको पता लगाना है। तो 3 0 तो आपके यहीं से खत्म हो गए, एक यहां खत्म हो गया, यानी आपके कितने हो गए, तो 8 64 4 दूने 8, जिसके लास्ट में सबके लास्ट में 8 है। तो भाई ये 64 हो गए, बच गए 6 और ये 64 और 6 70 हो गए और 12 से इसको गुना कर दें, 12 चौका 48, जिसके लास्ट में 48 है। तो वाह, सबके लास्ट में 48 है। 12 सत्ते 84, 8,448, 8,448 मतलब सी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित बंटन का जो है माध्य आप मालूम कीजिए, माध्य मेरा कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई जो है माध्य हमको मालूम करना है, ठीक है। तो 13 गुना जो है पहले 95 हो जाएगा, प्लस जो है 27 गुने 57 हो जाएंगे। मतलब ये हमारा वेरिएबल है और ये मेरा फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो हम लोग माध्य बराबर अर्थमेटिक मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ पढ़े हुए हैं। सिग्मा मतलब समेशन, टोटल योग चाहिए उसका। प्लस जो है 59 इंटू आपके कितने 80, फिर उसके बाद जो है आपका 61 इंटू 98 और प्लस 97 इंटू 73 हो जाएंगे। और ये सब ऐड कर देना है फ्रीक्वेंसी 95, 57, 80, 98 और प्लस 73। ये डाटा जो है ना यहाँ पर बहुत ज्यादा दिया हुआ है। तो आप जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो 13 पचे हो जाएंगे 95 और 13 नमा 117 हो गए 117 और ये 100 916 यानी 126 यानी 1265 आपका निकल जाएगा, ठीक है। 1213 पचे हो गए 65, बच गए 6, ठीक है। 713 यानी 1235 हो जा रहा है, 1235 आपके यहां निकल जा रहे हैं। ये हो गया हमारा प्लस। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 27 गुना 57 कितना होता है भाई 49। ये तो गुना करने में ही समय लग जाएगा भाई। 7 गुने 7 49, बच गए आपके 4 14 और 7 बचे हो गए 35 और ये 18 हो गए। तो 8 5 13 और 3 1 4, 1 5 3 हो गए, बच गए 5 5 दूने 10 10 5 15 यानी 1539 हो जाएगा। 1539 हो जाएंगे। फिर आप इसे गुना करोगे 0 9 8 72, बच गए आपके 7 और 8 25 40 40 7 47 हो जाएंगे। प्लस 61 गुने 98 करोगे, 61 गुने 98, 61 गुने 98 कितना हो जाएगा। तो ये हमारा 8 हो गया, 8 छके 48 और ये हमारे हो गए 9, तो 57 हो गया। 7 बच गए 5, 9 छके 54, 54 5 आपके 59 हो गया, यानी 5978 हो गए, ठीक है।
ये वैल्यू हो गया। अब इसको गुना कर ले, 97 इंटू 73 हमारे कितने होंगे, 97 इंटू 73, तो भाई कितना हो गया 21, और ये 27 और ये 49 यानी 29, 18, 4 2 6 और एक 7 यानी 8 हो गए आपके, 963 और 7 70 81 हो गया, 70 81 हो गए। और जो है ये सब को जो है ऐड कर लेना है आपको, टोटल ऐड कर लेना है। तो ये नीचे में कितना हो जाएगा, 8 3 11, 18 हो गए, 18 और 5 हो गए 23, बच गया 2, 9 9 दूने 18, 18 और 5, 18 5 हो गए 23, 23 और यानी 8 हो गए आपके 39, और ये आपके जो है 9 यानी 40 हो गए, यानी 403 हो गए। तो अब जो है टोटल आप जोड़ कर देखोगे, टोटल जोड़ कर देखोगे तो आपका कितना मिल जाएगा, टोटल अगर आप जोड़ कर देखोगे भाई साहब तो कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करके जल्दी से बता दो तुम लोग, टोटल ऐड करके हमारा कितना हो जाएगा, ऐड करना ही पड़ेगा भाई, 8 1 9, इसे आप कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह कितना है भाई, तो यह इस क्वेश्चन का आंसर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी जब आप ऐड करोगे और उसे 403 से भाग दोगे तो यह जो है आपका 51 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा जो है सब में गुना करना होगा और टोटल जोड़ के हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर 51 हो जाते, 51 हो जाएगा। सविता कुमारी 443, ठीक है। साथ में आंसर भी देते चलो, साथ में तुम लोग आंसर दोगे तब ना मजा आएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री जब मेंस में पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में अभी तक फिलहाल नहीं पूछा है, मेंस में जब जाइएगा तो ज्योमेट्री के कुछ बेसिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज जिसमें ए बी पैरेलल डीसी है, वह कौन सा चतुर्भुज होगा जिसमें जो है ए बी पैरेलल डीसी होते हैं। तो दो ही चतुर्भुज ऐसा होता है, नहीं आयत में भी ऐसा होगा। तो मेरे भाई जो है आयत में आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल होती है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल होती है। सिर्फ एक पैरेलल किस में होगा, तो वह ट्रेपीजियम होगा, ट्रेपीजियम में ही ऐसा होता है। यह ए बी जो है किसके, डीसी के पैरेलल है, ये पैरेलल दे रखा है। ई एफ क्रमशः एसी, एसी डायगोनल और ये बीडी डायगोनल है। यह कहाँ मीट कर रहा है, तो ओ पॉइंट पर मान लेते हैं। ई और एफ क्रमशः जो है उसका डायगोनल जो है एसी और बीडी के मध्य बिंदु मिड पॉइंट दे रखा है। तो मिड पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये ई पॉइंट हो गया और ये एफ पॉइंट, इसको मिला देना है। तो हमको ई एफ निकालना है, ई एफ निकालना, और वैल्यू कितना दे रखा है, ए बी बराबर हमको 14 दे रखे हैं, ये हमारा 14, ये हमारा जो बीसी 73, डीसी हमारा 90, उल्टा ले लिए, खैर छोड़ो, ऊपर ये वाला नीचे ले आना, इसको ऊपर भेज देना। अभी कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यह 14 जो है छोटा पर जा रहा है, तो हम इसको बोल देते हैं डीसी, ठीक है, इसको बोल देते हैं डीसी और इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी। पैरेलल हो गया हमारे, ए बी हमारा 14 हो गया और जो है बीसी हमारा 73, डीसी हमारा 90 और एडी मेरा जो है 22 दे रखा है। तो ईएफ की लंबाई पूछ रहा है, तो ईएफ की लंबाई से जो है अनपैरेलल साइड को कोई लेना देना नहीं, ये वाला जो साइड है उससे कोई लेना देना नहीं है। ईएफ बराबर होते हाफ इंटू मैक्सिमम, यानी जो है सी डी माइनस ए बी, ए बी, ये दोनों को आप जोड़ कर जो है घटा कर 2 से भाग दे दीजिए। तो 90 में आप कितना घटाओगे, 14 घटा लोगे, तो आप 10 घटाओगे 80 यानी 76 हो जाएगा, और 76 का अगर आप आधा करोगे तो आपको जो है 38 देखने को मिल जाएगा। यानी जो है इस क्वेश्चन का बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन के जो है सही आंसर हो जाएंगे। इस रूल को आप जरा सा याद कर लोगे, इस रूल को जो है याद कर लोगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है कि जो है मोड निकालना है, तो जिसकी जो है जिसका जो है आपका रिपीटेशन यानी जो है वह क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता जिसकी ज्यादा होगी वह जो है आपका मोड हो जाएगा। तो किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार आप देख रहे हैं,
किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार है? देखो भाई 78, 75, 78, 78, 75 कहीं दिख रहा है, 86 भी है यहां पर, एक बार, दो बार, 86 भी कहीं है और नहीं है। 78 यहां मिल जा रहा है, 78 यहां मिल जा रहा है, 78 यहां मिल जा रहे हैं, 78 और यही है, यही है 78 और कहीं है 78, 1 2 3 4 5, 5 बार और कोई है डाटा? 60, 60 हमको तो एक ही बार दिख रहा है, 90 दिख रहे हैं, 90 हमारा दो बार। बस यही होगा, इतना ही होगा। सी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। मतलब मोड जो है हमारा 78 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वह ज्यादा बार आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका 78 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प जो है इतना के समतुल्य है? तो 216 मतलब तो 6x का होल क्यू हो जाएगा। 343 मतलब 7y का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देख लेते हैं ये दोनों, तो इतना ही होगा, तो मतलब कहने का मतलब है बैलेंस कर ही देगा। ए क्यू प्लस बी क्यू 3a² बी प्लस 3ab² हो जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। ये वैल्यू इतना दे देंगे, मतलब डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग दीनदयाल सिंह, अच्छा ठीक है, गुड इवनिंग दीनदयाल जी। आइए जो है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी आंकड़ा समुच्च का बहुलक जो है उसके माध्य से बहुलक, यानी बहुलक बराबर होते 3 माध्य माध्यिका माइनस 2 माध्य होते 2am। यही रूल होता है हमारा बेसिक रूल, जो हम लोग क्लास 10th में जो है देखे थे भाई। तो बहुलक माध्यिका से कितना ज्यादा है? बहुलक और माध्य का तो डिफरेंस हम निकाल लेंगे, माध्यिका और माध्य का डिफरेंस मिलेगा। ये कह रहा है बहुलक माध्यिका का डिफरेंस चाहिए, तब तो हमको x मानना पड़ेगा। तो am मेरा जो है x मान लिया, तो mo कितना हो जाएगा? देखो भाई mo मतलब जो है मोड हो गया, ये अरिथमेटिक मीन, और मीडियन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो यह हो जाएगा x प्लस 17.7। तो अब यहां पर वैल्यू रख देते, x प्लस 17.7 बराबर 3m माइनस 2x हो जाएगा ये हमारा। ये इधर आएगा तो आपका 3x प्लस 17.7 इतना हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे 3m। m बराबर कितना होगा? 3 से भाग दोगे तो x प्लस और इसको अगर हम भाग दे तो कितना हो जाएगा हमारा? 3 से भाग देते, 5 दिए 15 और 5.9 हो जाएंगे। 5.9, 5 दिए 15, 9 दिए 27। तो मीडियन हमने निकाल लिया। अब हमको कह रहा है मोड यानी इतना और माध्यिका यानी उतना से डिफरेंस हमको निकालना है। तो डिफरेंस MO माइनस M का, x प्लस 17.7 और माइनस x माइनस 5.9। x तो खत्म हो गया, इसी में घटा लो आप, 17 में 9 घटाओगे 8 हो जाएगा, और यहां पर 16 में 5 चला जाएगा 11.8, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। क्या लिख दिया भाई इतना? 11.8। गुरुजी इतना जो है टाइपिंग कर दिया। गुरुजी मेरा बिहार एसएससी सीरियल 4 में 115 से 120 के बीच नंबर आता है सर, मेरे मेरिट बन जाएगी, प्लीज रिप्लाई मी। 115 से 120 के बीच यहां पर आप जो है यहां पर जो है 150 क्वेश्चन में, तब तो आप सटीक बैठे हुए। 120 अगर आता है तो आपका मेरिट में जरूर नाम आएगा, मतलब आप 115 और 120 में बिल्कुल सटीक है आपका आंकलन। बस ये जो है लगातार होना चाहिए, 115 120 के बीच में अगर आप 10 टेस्ट दे रहे हैं तो लगातार 10 में अगर यह जो है फॉलो कर रहा है तो फिर आपका निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि जो है वहां कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है? यूआर का जो है 90 जा सकता है, फिर उसके बाद ओबीसी का 85 इसी के दरमियान रहता है। तो मेरे भाई उतना घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप यहां पर जो है 115 120 के बीच है तो वहां आप जो है 110 के दरमियान रहेंगे, 110 105 के बीच रहेंगे। तो कितनों एक दो को गलती होगा तो आपका 195 आ जाएगा, तो फिर अपना कट ऑफ आप पार कर जाइएगा। तो बिल्कुल सही है आपका आकलन।
इसी के दरमियान भी रहना भी चाहिए। करा एक खुदरा विक्रेता जो है वस्तु पर खरीदारों के लिए दो मतलब तरह तरह के स्कीम चला रहा है वो। 27 ए बी रूल, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ये मेरा हो जाएगा। तो 27 प्लस 27 अब माइनस 27 गुने 27 बटे 100। पहला का जो है मेरा कितना हो जाएगा, पहला का तो 27 हो गए कितने भाई, 27 आपके हो गए 54, ठीक है। माइनस 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर 729 हो जाते हैं, ठीक है। 7.29 अगर हम घटा ले 7 इसमें तो 54 में अगर घटा लेते हो तो भाई 47 और 29 घटा लेते हो तो 46.71% हो जाएगा। तो ये मेरा पहला का हुआ। दूसरा में चलते हैं जल्दी से। 7 प्लस 6 माइनस 7 गुना 6 बटे 100 यानी कितना हो जाएगा, 7 6 13 माइनस 7 6 42 यानी 0.42। ये 11 पॉइंट नहीं 12 पॉइंट हो जाएगा, 12 पॉइंट कितना, तो यह जो है आपका 58% हो जाएगा। तीसरा वाला की बात करते हैं। तीसरा में 45 प्लस 29 माइनस 45 गुना 29 कर लेना इसको, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं भाई। 45 गुने 29 बटे 100 तो यहां कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, तुम लोग तो करोगे नहीं। 9 5 14 4 2 6 और 1 7 74 हो गए। माइनस 45 और 29 गुना कर लेना, या नहीं करने आता है तो भाई यहां से गुना कर लेते हैं। तो 9 5 हो गए 45 बच गए 4, 45 है ये। 5 दूने 10, 9 चौका 36, 36 और 4 40 और 10 50 हो गए। 50 का 0 बच गए 5, 4 दूने 8 5 13 यानी 13.05 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा आपका 13.05 का मतलब क्या हो गया, सीधे आप जो है समझो कि 14 घट गया। मान लो 14 हमने घटा लिया तो मतलब हम तो 50 पर पहुंच गए यार भाई। सही है ना हमारा। 17 में अगर हम घटा लें तो 60 हो जाएगा, 60 के करीब हम लोग जा रहे हैं। 45 और 29, 9 5 14 बच गए 1 4 2 6 1 7 सही है हमारा। 45 और 29 1305 ही होते हैं भाई। 45 और 29 9 5 45 बच गए 4, 9 चौका 36 4 40 और 5 दूने 10, ठीक है बिल्कुल। 0 5 बच गए 4 दूने 8 5 13 पॉइंट, ठीक ही तो है। 100 से भाग दे दिए। अब हमारे पास जो है कितना आ गया 60.95 आ जाएंगे, इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। 16.95 आपके हो जाएंगे। अब यहां पर जो है हमसे क्या कह रखा है, एक और डाटा बचा हुआ है 20 और 48, एक और आपको डाटा यहां पर बच गए 97। ठीक ठीक ओके। समझ गए हाँ। नहीं नहीं अभी जो है 3 2 5 7 क्वेश्चन, ठीक ठीक ओके। तो ये 20 38 हमारा कितना हो गया, तो 20 38 आपके हो गए 58 और 38 दोनों हो गए, यानी ये हमारा जो है 50.4 हो जाएगा। तो चारों हमने निकाल लिया यहां पर, चारों हमने यहां पर निकाल लिया। अब कह रहा है कि छूट प्रदान करता है तो किस स्कीम में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, कौन सा स्कीम ऐसा होगा जिसमें विक्रय मूल्य हमारा जो है मैक्सिमम होगा। तो जिसमें कम छूट मिलेगा वही ना मैक्सिमम होगा भाई। तो कम छूट तो इसी में मिल रहा है, बाद बाकी में इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, तो यानी जो है 2 इसका जो है हो जाएगा। 7 क्वेश्चन और बचे। चलिए आगे बढ़े। ए बी सी और एक्स वाई जेड दो सर्वांगसम त्रिभुज दे रखे हैं और ए बी ए किसके बराबर है, ए जो है एक्स के बराबर है, ठीक है। बी किसके बराबर, वाई के बराबर, और सी किसके बराबर, जेड के बराबर। तो हमसे जो है यह 4 4 सबको मिला देते हैं। 4 4 8 2 10, 10 का वैल्यू 180 डिग्री, 1 का वैल्यू 18 डिग्री हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 दूने 36,
और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि x और z आप जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ लेना है, तो जोड़ने के बाद हमारा जो है 108 डिग्री हो जाता है, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिए गए। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक टंकी के तल में एक होल जिससे पानी रिस रहा है, तो पानी जिससे रिस रहा है वो वैल्यू कितना होगा हमारा। एक नल 8 घंटे में भर देता है, तल का होल 10 घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर देता है, ये प्लस में और ये आपका माइनस में। तो हमारा एलसीएम हो गया आपका 80, 80 40 पे भी हो जाएगा, 40 हमारे होंगे, 8 पचे 40 और 10 चौका 40। हमसे पूछ रहा है कि दोनों को खोल दिए जाए, तो ये 40 यूनिट वर्क को, यह तो एक ही हो रहा है, तो समय लगेगा आपका 40 घंटे, मतलब जो है सी आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। करा यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के दोनों मूल, यानी जो इसका रूट्स होगा वह ऐसा कोई और जो है समीकरण है उसके भी मूल है, इसका सिंपल सा मतलब है ये जो है ना, ये उसका मल्टीपल हो जाएगा, मतलब जो है बी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। कोई भी मतलब इसका मूल इसी में हो जाएगा, तो इसी का मल्टीपल में जाएगा वो। जैसे आप a प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए निकालोगे। तो अगर यहां पर 3 दे रखा है, 3/1 माइनस 3/1 और यहां 2/1, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 का 6 लिख देंगे, यहां 2 का मल्टीपल जितना गुना होगा, जैसे ये इक्वेशन ऐसा आप लिख सकते हो ax स्क्वायर, तो आप यहां पर 1 लिख लो, एक्स स्क्वायर, वहां 3 दे रखा है तो आप 3 यहां पर जो है 3 गुना कर लो, 9x और 6, इस पर ये जो है देखोगे उस वही निकलेगा 9, तो 9 बटे जो है आपका यहां पर 1 है, तो 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा, यहां पर 1 था ना उसका 3 गुना, सब 3 गुना ले रहे हैं। आप देखो निकाल कर इतना ही आएगा, यानी उसका मल्टीपल होगा तभी ऐसा हो पाएगा, मल्टीपल होगा तभी आप ऐसा कर पाओगे, अन्यथा संभव नहीं है इसमें। अगर आप 10 गुना लेते हो तो ये 10, ये 30 और ये 20 हो जाएंगे। कर रखा है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, तो बहुलक में जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, ये वाला बारंबारता यानी 50 से 60, मोड क्लास जो होगा, मोड क्लास यानी बहुलक वर्ग 50 से 60, मोड बराबर हम लोग पढ़े L प्लस FM माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुना H, यही पढ़े हुए हैं, यही हमारा रूल होता है। तो मेरे दोस्त L बराबर कितना हो जाएगा 50, ये वाला, FM कितना हो जाएगा, ये FM हो गया, उसके एक पहले वाला F1 उसके बाद वाला F2 कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे 50 हो गए, 50 से ज्यादा ही आएगा, मतलब ये सब तो वैल्यू नहीं हो सकता, इसी तीनों में होगा। FM के जगह पर आप लिखोगे 36, F1 के जगह पर 15 और 36 दूने 72 माइनस 15 माइनस 17, और जो मेरा 10-10 का गैप चल रहा है H बराबर 10, FM मेरा जो है 36 आ गया, F1 15, F2 मेरा 17, सब वैल्यू रख दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 का गैप, 36 तो भाई जो है 21 हो गया, 210 ऊपर हो गए, और नीचे हमारा जो है 15 और 17 कितना हो जाता है, तो 32 हो जाते, 32 घटाओगे तो 40 हो जाएगा, जीरो खत्म, 50 प्लस 5.25 5.25 यानी 55.25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके डी नंबर ऑप्शन में दिए गए, डी नंबर ऑप्शन में। ये रूल सबको बचपन से ही रटा हुआ है, जूनियर क्लासों से ही सबका ये। अगला क्वेश्चन देख ले क्या है। राकेश एक वेतन जो है 12,000 रुपया प्रति माह कमाता है, 6,000 रेंट देता है, 3,000 कोई अदर जो है बिल पे करता है, शेष जो बचता है 6,000 और 3,000, 9,000 खत्म, बच गए आपके 3,000, ठीक है। तो ये मासिक बचत है उसका, एक महीना में अगर वह 3,000 करता है तो 12 महीना में 12 36,000 कर लेगा। लेकिन हुआ क्या है, अगले जन्मदिन मतलब अगला जो महीना है
या उसके दरमियान में 12 महीने के दरमियान में किसी महीने उसका जन्मदिन मनता है उस मंथ में, तो वो अपना 3,000 रुपया उस मंथ में जो है उड़ा देता है। तो मेरे पास अब बचत कितने महीने की होगी? 11 महीने की, यानी जो है यह 33,000 रुपया हो जाएगा, यानी डी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 33,000 इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। 4/sec², 4/sec² तो आप cos स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 1 + cot² बराबर होता है cosec²। यह जो है वैल्यू cosec² हो जाएगा, जो कि उल्टा होगा तो वह sin² में बदल जाएंगे। तो यह दोनों जो है मिलकर 4 को बन गया, यानी 4 cos² प्लस sin²। तो ये फॉर्मूला बन गए 4 × 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो गए, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बच्चे, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कीजिए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का भंडारा। ध्यान से देखिएगा, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से बिलोंग करता है क्वेश्चन, और बड़ा ही आसान होता है। जेड का रिलेशन हमें फाइंड आउट करके देना है किससे? सी से। तो यदि हम सी हैं तो डिवीजन को पार करने का मतलब है कि बी हमारा बेटा हो जाएगा, और हमारे बेटे की जो माता होगी वो हमारी पत्नी होगी, और हमारी पत्नी की जो बहन होगी वो साली होगी, और साली को हम क्या कहेंगे? तो पत्नी की बहन कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी से इसको डिनोट कर देंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए 8 में 3 जोड़ोगे ना तो 11 मिल जाएगा, 11 और 3 14 हो जाएंगे, 14 3 17, तो 17 में 3 जोड़ोगे तो 20, यानी टी आएगा। पहला दूसरा ऑप्शन बच गया। अब देखो 10 में 3 जोड़ने का मतलब है 13, और 13 में 3 जोड़ने का मतलब 16 3 19, तो 19 में 3 जोड़ोगे बाबू तो 22 मिलेगा ना, यानी टी के बाद भी चाहिए जो 1 नंबर में दिखता है। उपर्युक्त श्रृंखला में कितने प्रतीक हैं, यानी कितने सिंबल हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सिंबल है और ठीक बाद भी एक सिंबल है, यानी 3 बार सिंबल की तलाश करनी है लगातार। तो देखिए, तो 3 बार सिंबल हमें बस एक ही जगह स्पष्टता दिखता है, और बाकी कहीं भी 3 सिंबल एक साथ नहीं दिखते हैं। तो आंसर हम लोग सी को कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चा, यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर बाबू ए को कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अभी तक तो क्वेश्चन सीजी मिले हैं, अब ध्यान से देखोगे। देखिए पहला लेटर पहले अंतिम बना और फिर अंतिम रह गया, ठीक है। तो देखो पहला लेटर पहले अंतिम बना फिर अंतिम रह गया, सही है। पहला लेटर अंतिम नहीं बन सका, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। पहला लेटर अंतिम बना लेकिन फिर अंतिम नहीं रह सका, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। पहला लेटर अंतिम नहीं बन सका, यानी ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट आंसर हो गए। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चंस आज के समय में खास करके एसएससी में पूछा जा रहा है, अब जो बच्चे एक एक क्वेश्चंस एक एक लाइन पकड़ के कोशिश करते हैं सॉल्व करना, उनको टाइम लग जाता है, और जो मेरी वाली प्रोसेस अपनाते हैं वो बहुत आसानी से झटके से क्वेश्चंस को करके निकल जाइएगा, और आपका समय जो है ना वो सेव हो जाएगा। देखो इन के लिए क्या लिखने वाले हैं, तो देखिए इन हमारा यहां भी है ना, और इन हमारा यहां भी है ना, दोनों में केवल इन ही कॉमन है। इसका मतलब दोनों के डिकोड में एक एलिमेंट कॉमन होगा, और वो एक एलिमेंट बच्चे WS दिख रहा है ना, तो आंसर हम लोग WS को कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए सबसे परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखोगे, पहले जो हिस्सा कलर था ना, अगली बार उसके बाद वाले हिस्से में कलर आया, उसके बाद वाले हिस्से में आया, उसके बाद वाले हिस्से में आया। तो अब इस वाले हिस्से में कलर होना है, तो देख लो इस वाले हिस्से में कलर यहां नहीं है। अब देखिए डार्क वाले के बाद जब डार्क वाला आगे बढ़ता है तो पीछे ये आता है,
फिर डॉट वाला आता है, फिर डार्क आता है, तो अब ये डॉट डॉट वाला आएगा ना, ठीक है। तो ये डॉट 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 कलर डॉट डॉट नहीं, डॉट डॉट के बाद 3 कलर जाएगा नहीं, बच गया बेचारा ऑप्शन नंबर बी। तो बी ही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। तो आंसर बाबू हम बी को करेंगे, जो कि परफेक्ट आंसर है। देखिए DEBRIS, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो डी को हम बदलेंगे ई में, ई को एफ में, बी को सी में, आर को एस में, आई को जे में, एस को टी में। और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कीजिए। तो जब व्यवस्थित करोगे तो सबसे छोटा सी, उससे बड़ा ई, उससे बड़ा एफ, फिर इसके बाद जे मिलेगा, इसके बाद एस और इसके बाद टी मिलेगा। तो इस प्रकार बने नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से पांचवा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर जो दाईं छोर से होगा वो ई होगा। और ई किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हम ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। 7 व्यक्ति हैं जो उत्तर की ओर अभिमुख होकर के बैठे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है ना कि एक पंक्ति खींच लेनी है, और जब उत्तर की ओर फेस है तो मेरा राइट उसका राइट सेम, मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट हो जाएगा सेम। अब कहता है ए के बाईं ओर केवल सी बैठा है, तो जहां भी ए बैठेगा उसके लेफ्ट में केवल सी ही बैठ सकेगा। और चूंकि 7 लोग में से 2 लोगों को देख लिए तो 5 लोग जो बच गए हैं उसको ए के दाएं जाना होगा। फिर कहता है सी और एफ के बीच केवल 4 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 व्यक्ति छोड़ दे तो यहां हम एफ को पोजीशन दे सकते हैं। बी और जी के बीच केवल ई है, तो ई का पोजीशन तो यही बनेगा। बी जी हमारा यहां भी हो सकता है या जी भी हमारा यहां भी हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है। बी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब जब बी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो जी एफ का निकटतम पड़ोसी होगा, और बी को हम लोग यहां पे बैठाएंगे। इकलौता शख्स डी बचा हुआ है, डी को यहां रख लोगे और आपकी अरेंजमेंट एक अटेम्प्ट में बन करके तैयार हो जाएगी। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं सर? तो ए और एफ के बीच 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम स्पष्टता देख सकते हैं। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। ऐसे कितने सिंबल हैं? सिंबल चाहिए, प्रत्येक के ठीक पहले एक लेटर चाहिए और ठीक बाद भी एक लेटर चाहिए, यानी ऐसा सिंबल तलाशना है जो 2 लेटर से घिरा हुआ है। तो देखिए यहां एक सिंबल मिला जो 2 लेटर से घिरा हुआ है, फिर से एक सिंबल मिला जो 2 लेटर से घिरा हुआ, फिर से एक सिंबल जो 2 लेटर से घिरा हुआ, फिर से एक सिंबल जो 2 लेटर से घिरा हुआ, फिर से एक सिंबल जो 2 लेटर से घिरा हुआ, फिर से एक सिंबल जो 2 लेटर से घिरा हुआ, फिर एक से अधिक, अच्छा पूरा काउंट करना है, फिर से एक सिंबल जो 2 लेटर से घिरा हुआ, बस इतना ही है। तो कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 7 मिल गए। ऑप्शन नंबर सी है। एकदम माइंड को खर्च करते हुए इसको बनाना था। 7 डब्बे को एक के ऊपर एक रखा गया है, तो कितने डब्बे हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब बस जैसे कहता है वैसे आप अपना काम कर दीजिए। देखिए डिब्बा जे के ऊपर केवल एक डब्बा रखा जा सकता है, तो अगर हम जे को 2 नंबर पे रखेंगे तभी हम जे के ऊपर केवल एक डब्बा रख पाएंगे। डब्बा ई और जे के बीच 3 डब्बा, तो 1 2 3 डब्बा छोड़ दें तो 6 नंबर पे हम ई को पोजीशन देंगे।
डब्बा आई को ई के नीचे किसी स्थान पे रखा गया है, तो ई के नीचे तो एक ही स्थान है, इस स्थान पे डब्बा आई को रख देंगे। डब्बा जे और एफ के बीच डब्ल्यू रखा गया है, तो जे और एफ के बीच किसको रखा गया है, तो डब्बा डब्ल्यू को रखा गया है। तो रख दिए कि डब्बा जे और एफ के बीच डब्ल्यू रखा गया है। डब्बा एच को जे के ऊपर, तो एच को कहां रखना है, तो जे के ऊपर किसी स्थान पे रखना है। डब्बा आई और एच के बीच कितने डब्बे हैं, तो देख लीजिए आई और एच के बीच 1 2 3 4 और 1 5 डब्बे टोटल होंगे, जो कि स्पष्टता हम ऑप्शन नंबर ए में देख सकेंगे। तो आंसर हम ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, जो कि सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए डी बी का दामाद है। अगर हम डी की बात करते हैं तो बी का दामाद है, तो बी का दामाद होने के लिए बी का पहले बेटी चाहिए और उसका पति जो होगा डी, तभी डी बी का दामाद होगा। और ए का जीजा है, तो डी जो है ना वो ए का जीजा है, तो ए डी के पत्नी का भाई या बहन हो सकता है। जो सी का भाई, यानी ए भाई है किसका, सी का, तो यही सी है जो कि महिला है। ए का बी से क्या संबंध है, तो ए बी का पुत्र हो जाएगा। पुत्र कहने का मतलब बेटा हो जाएगा, जो कि स्पष्टता हम ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। तो आंसर हम लोग बी को कर लेंगे, जो कि सुटेबल आंसर है। 6 नवंबर 2025 को शुक्रवार है, तो 16 दिसंबर 1933 को जाना है। देखो नवंबर होता है 30 दिन का, और 6 दिन खत्म हो गए, 24 दिन, 7 या 21 कट जाएगा और शेषफल बच जाएगा 3, तो नवंबर से मिला 3। अब दिसंबर में 16 तक जाना है, तो 7 दूनी 14 कट गए 2, यानी डेट और मंथ बैलेंस हो गया। 1925 से 1933 तक का सफर तय करने में 8 साल लगेगा, तो 8 साल के लिए हम 1 लिख सकते हैं, 7 कट गया। अब पहला लीप ईयर 28 और दूसरा लीप ईयर 32, यानी 2 लीप ईयर भी हम फोकस इसमें करेंगे। 2 2 4 4 3 7 खत्म हो गए, बच गया हमारे पास शेष कितना, तो 1 बच गया। क्योंकि आगे जाना है तो फ्राइडे में हम 1 दिन को ऐड कर देंगे और सैटरडे को पहुंच जाएंगे। तो सैटरडे किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से सैटरडे हमें दिखता है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर बच्चे हम सैटरडे को लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखिए गौतम बिंदु ए से आरंभ करता है, तो बिंदु ए से गौतम आरंभ करता है और 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ के 15 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ करके 42 मीटर चलता है। यहां से बाईं ओर मुड़ के वो 42 मीटर चलेगा और फिर बाईं ओर मुड़ करके 7 किलोमीटर चलता है। यहां से वो बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़ करके बिंदु पी पर पहुंचने से पहले 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बिंदु पी पर पहुंचने से पहले 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। कह रहा बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी चाहिए। तो देखिए बिंदु ए पे अगर उसको दोबारा पहुंचना है ना, तो उसको बेस्ट में जाना होगा और डिस्टेंस ये वाला 15 है, 15 में 7 निकल गया तो ये डिस्टेंस 8 बच जाएगा। यानी बेस्ट में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके वो बिंदु ए पे पहुंच सकता है, जो कि हम स्पष्टता ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही बेस्ट आंसर होगा। देख लो इस टाइप का क्वेश्चन एकदम झुनझुना होता है, ठीक है, करना कुछ नहीं है। मनुष्य का मुख पश्चिम में था, वो घड़ी की दिशा में 45 घूमा और फिर 180 घूमा, यानी 225 घूम गया। तो पश्चिम से 180 घूमेगा तो पूरब, और पूरब से 45 घूमेगा दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए हमने कहा ये वाला क्वेश्चन जो होता है समझो एकदम झुनझुना वाला क्वेश्चन होता है, इसमें करना कुछ नहीं होता है। देख लो
पहले पश्चिम से हम 45 डिग्री मूव किए और फिर यहां से 180 डिग्री मूव किए तो हम साउथ ईस्ट में आ गए। आंसर परफेक्ट रूप से हम साउथ ईस्ट को लगा लेंगे जो कि आसानी से दिखेगा। एक ही पासे को हमने 2 बार घुमाया और कहता है कि पीले रंग के, कौन से रंग के, पीले रंग के विपरीत सतह पे क्या चाहिए। तो देखो ना तो पीला इसमें दिखता है ना ही पीला इसमें दिखता है। तो जब दोनों में से किसी में पीला नहीं दिख रहा है तो उसको ढूंढिए जो दोनों में दिख रहा है। तो दोनों में क्या दिख रहा है, तो व्हाइट दिख रहा है। यानी नहीं दिखने वाले का अपोजिट होता है दिखने वाला। हमेशा पासा में याद रखिएगा, नहीं दिखने वाले का अपोजिट होता है दिखने वाला। तो दोनों में व्हाइट दिख रहा है तो पीला का अपोजिट बच्चे कौन हो गया, तो व्हाइट हो गया। देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन कहां है बाबू, इसमें कुछ मिसिंग है। ठीक है, इसमें कुछ मिसिंग है, यहां कुछ होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे कुछ मिसिंग है। जब तक क्वेश्चन रहेगा नहीं तो आंसर से क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। तो आगे चल लेते हैं। अच्छा, वही क्वेश्चन यहां दे रखा है ना। सेम क्वेश्चन यहां दे रखा है। देखिए हिंदी में मिसिंग है लेकिन इंग्लिश में मिसिंग नहीं है। चलो आ जाओ। देखो एक्स की एक्स का मान 130 लिखता है। अच्छा बताओ, अगर एक्स के जगह हम 26 रख ले और यहां 5 से गुना कर दे तो 26 पचे 130 होगा ना। तो 34 को अगर 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है, तो 5 3 15 और 5 चक्को 20 आ जाएगा 170। ऑप्शन नंबर यही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछता है सर डे को कैसे लिखोगे। तो देखो यहां भी डे दे रखा है और ब्राइट एज डे में भी डे दे रखा है। दोनों के कोडिंग पार्ट में एक कॉमन है तो दोनों के डिकोडिंग पार्ट में भी एक ही कॉमन होगा। वो कॉमन क्या दिखता है, तो mn हमें कॉमन दिखता है। तो mn को आंसर कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। देखिए w का अपोजिट होता है d और d का प्लेस वैल्यू 4। o का अपोजिट होता है l, l का प्लेस वैल्यू 12। r का अपोजिट i का प्लेस वैल्यू 9 और k का अपोजिट p का प्लेस वैल्यू 16। यानी अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिखा है तो w का d 4 चाहिए, o का l यानी 12 चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को आंसर कर लीजिए, इससे ज्यादा मेहनत इस क्वेश्चन में करने ही नहीं है। उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, यानी इवन डिजिट है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग हो और ठीक बाद में एक ऑड डिजिट हो। तो पूर्ण वर्ग को तो पहचानना आसान। तो देखिए पूर्ण वर्ग है, इवन नंबर है, फिर ऑड नंबर है, मिल गया। पूर्ण वर्ग के बाद इवन डिजिट नहीं है, पूर्ण वर्ग के बाद इवन नहीं, पूर्ण के बाद इवन है, फिर ऑड भी है। पूर्ण वर्ग के बाद इवन नहीं, पूर्ण वर्ग के बाद इवन है, फिर बाद में ऑड भी है। पूर्ण वर्ग के बाद इवन, फिर बाद में ऑड भी है। पूर्ण वर्ग के पहले इवन, पूर्ण वर्ग के बाद इवन नहीं है। यानी 1 2 3 4 संख्याएं ऐसी मिली, एक और कहां अच्छा आगे भी है बाबू, देखिए 4 और 7 है ना। तो पूर्ण वर्ग के बाद इवन नंबर चाहिए, तो एक भी तो पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग के बाद इवन नंबर चाहिए, उसके बाद एक ऑड नंबर चाहिए। तो 4 और 1 अब कितना हो गया, तो 5 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा, क्योंकि एक भी पूर्ण वर्ग ही है। देखिए कहता है कि नीचे 3 प्रश्नाकृतियां दी गई हैं जो कि हमें दिख रहा है, जो एक निश्चित प्रकार से समान है, क्योंकि वे कुछ समान विशेषताएं साझा करते हैं। तो साझा क्या करते हैं, देखो इस दोनों को मिला दोगे तो एक आकृति तैयार हो जाएगी,
इस दोनों को मिला सकते हैं, इस दोनों को मिला देंगे तो ट्रायंगल तैयार होगा। तो अब ढूंढना है जो समान विशेषता हासिल करेंगे। ए तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब देखो बी और सी, तो ध्यान से देखिएगा यहां पे क्या है, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल काटा गया है, ठीक है। लेकिन सी नंबर में देखो हॉरिजॉन्टल काटा गया है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसी में से वर्टिकल काटे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। अच्छा देखो 65, ठीक है। पहले हमने क्या किया कि एक ये लाइन हटा दिया और एक ये लाइन हटा दिया, दो लाइन हटा दिया, बाकी छोड़ दिया। और इसमें से क्या किया कि एक ये लाइन हटा दिया गया, ठीक है, और इस वाले लाइन को खींच के हम इधर ले आए हैं। क्या हुआ भैया, आज सिर्फ मार्कर हमारे हाथ से छूट रहा है। तो इस वाले में भी हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हटाएंगे। तो जब ये दोनों लाइन हटा दोगे तो 3 बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यही दोनों बच गया है। अब ध्यान से देखो होता एक्चुअल में क्या है, तो एक लाइन ये हमारा हट जाएगा, ठीक है, और ये वाला लाइन इधर आ जाएगा, जैसा कि इसमें हुआ। तो ये करेंगे, ये दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी कट गया और ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। तो आंसर सी को लगाएंगे। यहां अगर सावधानी हटी ना तो दुर्घटना घटने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। अच्छा वाला क्वेश्चन था ये। शिक्षक की अनेकों चेतावनी के बावजूद एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया। तो बार बार शिक्षक जो है वो चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक विद्यार्थी नकल करता हुआ पकड़ा गया। अब क्या एक्शन लेना चाहिए उस पे? तो विद्यार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए और उनका पेपर रद्द कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं। शिक्षक को विद्यार्थी को एक और चेतावनी देकर छोड़ देनी चाहिए। तो कई बार, अनेकों बार ना चेतावनी दे दिए हैं। अगर एक बार चेतावनी दिए होते और तब पकड़ाता, तब चेतावनी देकर छोड़ते, लेकिन कई बार चेतावनी देने के बावजूद भी जब वो चीटिंग कर रहा है तो उसका एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए। तो 1 नंबर सही है लेकिन 2 नंबर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 20 के लिए बेस्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 26 में से 1 की कमी, 25 में से 1 की कमी, 24 में से 1 की कमी, 23, यानी W चाहिए। सब में W है। अब देख लो, 2 से 2 जोड़ दिए तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़े 6 हुआ, 6 में 2 जोड़ेंगे बच्चे 8 होगा, यानी H होगा। तो W के साथ H चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। तो आंसर हम लोग डी को कर लेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। जितना भी कमीज था, ठीक है, ये सभी कमीज पतलून थे और कुछ पतलून टाई था। पतलून का कुछ हिस्सा क्या था, टाई था। कम से कम कुछ पतलून कमीज है। तो देखिए पतलून का कुछ हिस्सा कमीज दिखता है, कुछ कमीज टाई है। कमीज और टाई के बीच में आईसी इंटरकनेक्शन है। पॉजिटिव बोलोगे तब भी गलत, निगेटिव बोलोगे तब भी गलत। इनके बीच सिर्फ पॉसिबिलिटी सही होगा। तो 2 नंबर गलत है, यानी केवल एक अनुसरण करता है, जो कि हम स्पष्टतः ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। तो परफेक्ट आंसर हमारा बाबू जो है ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सब में उस साइड फोल्ड किया गया है। ज्यों ही इस ट्रायंगल को हम ऐसे मोड़ेंगे तो ये ट्रायंगल हमको इस तरह से रिएक्ट करेगा और इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही परफेक्ट आंसर होगा। इसको पेपर फोल्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस सेक्टर को? तो पेपर फोल्डिंग कहा जाता है। और नॉन वर्बल का बेहद ही आसान फिगर होता है। देखिए वाटर इमेज दे रखा है, तो वाटर इमेज में अगर ध्यान से आप देखोगे तो इस वाले आकृति को देखो, ये वाली आकृति ऊपर से नीचे आ जाएगी। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, कैंसिल हो गई। अब देखो ये डंडा जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, वो नीचे दिखने लगेगा, जो कि सब में है।
अब ये वाला जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर देखो तो इसमें है, इसमें रॉन्ग साइड आ गया है कैंसिल, इसमें रॉन्ग साइड आ गया है कैंसिल। यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर कोई आंसर नहीं हो सकता है। तो परफेक्ट आंसर बच्चे हम ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो कि बेस्ट होगा। नीचे दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सप्ताह, प्रतिदिन, महीना और घंटा, वार्षिक। तो सबसे पहले क्या आएगा, घंटा आएगा। घंटा से आगे जाएंगे तो प्रतिदिन होगा, उससे आगे सप्ताह होगा, उसके आगे महीना होगा और सबसे बड़ा वार्षिक होगा। 4 2 1 3 5 चाहिए। 4 2 1 3 5 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर बाबू हम ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो कि बेस्ट आंसर होंगे। देखिए संख्या क्या है हमारे पास, 4 8 3 5 1 7 6 है। प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए, तो जितना भी विषम अंक है उसमें आप एक जोड़ दीजिए। और फिर कहता है प्रत्येक सम अंक में 2 घटा दीजिए। तो बाएं से दूसरा यानी 6 और दाएं से दूसरा यानी 8, अंकों का योगफल कितना होगा, 8 और 6 जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। तो परफेक्ट आंसर हम लोग बी को कर लेंगे। 7 बक्से हैं, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बक्सा। अब देख लो क्या कहता है, एल और बी के बीच केवल 2 हैं। तो एल और बी के बीच बक्से तो है लेकिन उनकी संख्या केवल 2 है। कौन ऊपर कौन नीचे पता नहीं, केवल ए को ई के ऊपर रखा गया है। तो ई के ऊपर तो रखा गया है लेकिन किसको, तो केवल ए को रखा गया है। अभी भी इसके लिए बहुत केस है, छोड़ दीजिए। बी के नीचे कोई बक्सा नहीं रखा गया है। जब बी के नीचे कोई बक्सा नहीं रखा गया तो 1 और 2 छोड़ के एल को 4 नंबर पे रख सकते हैं। आगे चलते हैं, एम को एफ के नीचे परंतु पी के ऊपर, तो एम को एफ के नीचे परंतु पी के ऊपर रखा गया। अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। पी के ऊपर तीसरे स्थान पे कौन सा बक्सा है, तो पी के ऊपर पहला, दूसरा और तीसरा एफ बक्सा है। और एफ बक्सा बच्चे हमें ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता मिल रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो कि सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखिए W का संबंध Y से जानना, अगर हम Y है ना तो इंटू को पार करेंगे तो हमारी पत्नी मिल जाएगी, जो कि सब में है। पत्नी की पिता, तो पत्नी की माता नहीं, पत्नी की माता नहीं, पत्नी के पिता का भाई दोनों में है। की पुत्री, तो यहां पत्नी है, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। देखिए एक ही पासे को 3 बार घुमाया है, कहता है त्रिभुज के विपरीत बताओगे क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर कॉमन है। तो त्रिभुज और आयत जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। देखिए एक को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 मिलता है, 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4 मिलता है, 4 को 2 से गुना करते हैं तो 8 मिलता है। तो 8 को अगर 4 से गुना करेंगे ना बाबू तो 32 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हम 32 को कर लेंगे। अच्छा बताओ, अगर हम यहाँ एल के पी रखते हैं तो 12 से 21 होने का मतलब है कि 9 बढ़ जाएगा। तो अगर हम 16 में 9 बढ़ाते हैं तो 16 9 25, यहां 25 नहीं है, यानी एल नहीं रख सकते हैं। खत्म कर दो काम। अच्छा बताओ, हम एम रखते हैं, यू रखते हैं और पी रखते हैं,
तो 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 होगा, तो 16 और 8 कितने हो जाएंगे, तो 24, यानी x चाहिए, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट को रखिए। अच्छा, हम लोग W रखते हैं, क्या रखते हैं, WUP रखते हैं। तो 23 से 21 जाने के लिए 2 की कमी 14 होने चाहिए, है 14। अब 21 से 19 के लिए 2 की कमी, तो 14 में 2 12 है 12, और 16 से 14 होने के लिए 2 की कमी, तो 9 में 2 7। ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम लोग बी को कर लेंगे। कहता है नीचे दी गई 3 आकृति एक निश्चित तरीके से समान है और एक विशेषता साझा करती है, कौन है जो विशेषता साझा नहीं करती है, देख लो। 3 लाइन सेगमेंट से मिलके H बना, 3 लाइन सेगमेंट से मिलके I बना, और 3 लाइन सेगमेंट से मिलके A बना। यानी ऐसा फिगर तलाशना है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, तो Y ही 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर A उसके जैसा रिएक्ट करता है, तो आंसर हम लोग A को कर लेंगे। अच्छा प्रश्न था। छप्पन है तो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, यानी 7.4। 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91। देखिए बाबू कुछ नहीं किया है। 56 से यहां आने के लिए 7.4 को प्लस कर दिया गया। 84 से यहां आने के लिए 7.4 को प्लस कर दिया गया। तो 33 में अगर हम 7.4 जोड़ते हैं तो 33 और 7 40.4 हो जाएगा ना, खत्म। 71 में 7 जोड़े तो 78.4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। कहता है सर डेली को कैसे कोड करोगे, तो देखिए पहले वाले में भी डेली है और दूसरे वाले में भी डेली है, इन दोनों में केवल डेली ही कॉमन है, तो दोनों के कोड में कुछ तो कॉमन होगा, तो दोनों के कोड में EF कॉमन दिख रहा है, तो डेली के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो EF लिख सकते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से हम ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। 5 मित्र हैं S, T, U, V और W की आयु भिन्न भिन्न है, उनमें से किसकी आयु द्वितीय सर्वाधिक आयु है। देखिए पहले डाटा के अनुसार, इसको डाटा सफिशिएंसी कहते हैं, W की आयु T से कम है, W की आयु U से अधिक है। तो टोटल 5 लोग थे, जबकि हमें 3 ही लोग के बारे में जानकारी मिल सकी, तो इससे हम पता नहीं कर सकते हैं कि किसकी आयु द्वितीय सर्वाधिक है। अब हम डाटा 2 के पास जाते हैं। कहता है T की आयु सबसे अधिक है। 1, 2, 3, 4, 5 लोगों में T की आयु जो है वो सबसे अधिक है। केवल एक व्यक्ति की आयु भी से कम है, और भी से कम कितने व्यक्ति की आयु है, तो केवल एक व्यक्ति की आयु भी से कम है। अब 2 नंबर में भी बस 2 ही लोग का ज्ञात हुआ, खत्म काम। लेकिन जो ही हम 1 और 2 दोनों को एक साथ मिलाते हैं, तब हमारा सिचुएशन क्या बनता है, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा डाटा कहेगा कि पहले नंबर पे T और चौथे नंबर पे भी है, और पहला डाटा कहेगा कि T के बाद कौन चाहिए, W, और इसके बाद कौन चाहिए, U। ठीक है, T की आयु, W की आयु T से कम और W की आयु U से अधिक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब U यहां भी हो सकता है, या U हमारा 5 नंबर पे भी हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति और है, वो व्यक्ति कौन है, तो S। तो S का कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो तीसरा और 5वां कौन होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन दूसरा सर्वाधिक W होगा, ये हम आंसर निकाल सकते हैं। यानी ना तो 1 पर्याप्त है ना तो 2 पर्याप्त है, लेकिन दोनों को मिलाने पर हम आंसर दे सकते हैं। तो ढूंढ लो किसमें है। कथन 1 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, गलत है। 2 भी पर्याप्त नहीं है, गलत है। 1 और 2 में दिया गया डाटा
उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, गलत है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी दोनों डाटा मिलेगा तभी हम अपना आंसर दे पाएंगे, अन्यथा हम अपना आंसर नहीं दे सकते हैं कि दूसरा सर्वाधिक व्यक्ति कौन है। अगर इसी में पूछ लेता कि अंतिम व्यक्ति कौन है तो फिर हम नहीं दे पाते, दोनों को मिलाकर भी हम अपना जवाब नहीं दे पाते। 6 विद्यार्थी एक गोलाकार मेज पर बैठे हुए हैं। तो एक गोलाकार मेज डिजाइन करो, इस पे बैठने के लिए 6 लोगों की व्यवस्था कर लो। अब कैसे अभिमुख है, तो केंद्र की ओर अभिमुख है। दायां एंटी क्लॉक चलेगा और बायां क्लॉकवाइज। एल जगदीश और हेत दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो कोई एल है जिसके एक ओर जगदीश होगा और दूसरी ओर हेत होगा। तो किस साइड जगदीश होगा और किस साइड हेत होगा हमें मालूम नहीं है, अनफिक्स क्लू है, छोड़ दीजिए, आगे चल दीजिए। आगे चलते हैं। इप्सिता जगदीश के बाईं ओर से दूसरा है, यानी जहां भी हम जगदीश को रखते हैं उसके दाएं नहीं उसके बाईं ओर पहला नहीं दूसरा पोजीशन किसके लिए है, तो इप्सिता के लिए है। अब देखो तो जगदीश के बगल में एल के बगल में हेत, तो हम एल को यहां और हेत को यहां रख सकते हैं, कंफर्मेशन मिल गया। कला हेत के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो हेत के दाईं ओर पहला दूसरा और तीसरे स्थान पे हम कला को रखेंगे। गणेश इप्तिसा और हेत दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो इप्तिसा और हेत दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है बाबू, तो गणेश है। आगे चलते हैं। यदि गणेश से प्रारंभ करते हुए सभी विद्यार्थियों को घड़ी चलने की दिशा में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें तो कितने व्यक्ति का परिवर्तित रहेगा। तो देखिए, अगर वर्णमाला के क्रम में हम गणेश से चलते हैं, तो अगर हम गणेश से वर्णमाला का क्रम लेते हैं तो गणेश हो गया। ग से बड़ा लेटर इसमें कौन है, तो ई है, ठीक है। ई से बड़ा लेटर कौन है, तो यहां एल दिया है बच्चे, एल तो इंग्लिश मीडियम में चला जाएगा, यानी जी फॉर गणेश हो गया, ई हो गए, के हो गया, जी हो गया, एल हो गया और एच हो गया। चलिए, अगर गणेश से हम कैसे चले, वर्णमाला के क्रम में चले, तो यहां जी, जी के बाद कौन आएगा, एच, एच से बड़ा कौन हो जाएगा, तो देखिए तो एच से बड़ा, अच्छा 2 बार जी है ना, गणेश भी है और कौन है, जगदीश भी है, तो ये जे से आएगा, जगदीश। जी हो गया, जी से बड़ा कौन, एच, एच के बाद आई, जे, जे के बाद के बाद एल और एल के बाद ई। तो देखिए, केवल एक ही व्यक्ति है जिसका स्थान नहीं बदलेगा, वो है एल, बाकी सब का स्थान बदल चुका होगा। और कहता है गणेश सहित घड़ी के चलना, तब 2 का हो जाएगा बच्चे, गणेश को भी साथ में रखना है, तो एक गणेश का भी स्थान नहीं बदलेगा और एक एल का नहीं बदलेगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगर गणेश को छोड़कर कहता तो सिर्फ एल का स्थान नहीं बदलता, लेकिन गणेश को साथ में रख के चलेंगे ना तो 2 लोग का स्थान नहीं बदलेगा और बाकी सब का स्थान जो है वो अपरिवर्तित रह जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा बताओ क्या दे रखा है, तो 17 है, 17 के बाद 22 है, 22 के बाद 37, फिर 62, फिर 97। अगला पूछता है सर क्या आएगा, 2 पदों के बीच का हमको अंतर निकालना है। तो देखिए 3 इधर 2 इधर यानी 5 बढ़ गए, 7 में से 2 गया 5 यानी 15 बढ़ गए, 12 में से 7 गया यानी 5 और 5 में से 3 2 यानी 25 बढ़ गए।
7 में से 2 गया 5 और 3 35 बढ़ गए। तो देखो पहले 5 फिर 10 बढ़ के 15 10 25 10 35, तो अब कितना बढ़ेगा तो 45 बढ़ेगा। 7 5 12 के लिए 2 हाथ में 1 9 1 10 4 14 142 आएगा बच्चे, जो कि स्पष्टता हम ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। तो आंसर सी को कर लीजिएगा, यही बेस्ट आंसर होगा। देखिए 3 वेन डायग्राम दिया गया, भारतीय का, फुटबॉल खिलाड़ी का और पुलिसकर्मी का। कहता है ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं जो भारतीय होने के साथ साथ फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं, यानी तीनों चाहिए। तो तीनों में केवल 2 इंडिकेट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दे, सिंबल को गिनेंगे ही नहीं, तो कौन सा दाएं से 5वां होगा? तो सिंबल को छोड़े बिना 5 गिनना है। 1 2 3 4 5, 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। हम बस सिंबल को क्या नहीं करेंगे, तो सिंबल को काउंट ही नहीं करेंगे। तो आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा हैं, बहुत शानदार होंगे आप लोग। और ये देखिए साइंस का बिहार एसएससी सीजीएल 4 का आपको साइंस का देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, जरा एक बार देख लीजिएगा। अरे बाबा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए क्वेश्चन और जवाब दे दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में कौन सा विकल्प विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की साइक्लोट्रॉन आवृत्ति पर सटीक वर्णन करता है। तो सबसे पहले तो आवेशित कण जो है ना, आपका आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस पर एक बल काम करता है जिसको लॉरेंज बल कहा जाता है। तो कहेंगे कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो लिख दे रहे हैं जब कोई आवेशित कण, पॉइंट समझिएगा, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर आरोपित बल जो होती है एक सूत्र से निकाला जाता है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अगर कह दिया जाए कि यदि थीटा का मान और इस बल की दिशा को हम लोग ज्ञात करेंगे ना, हाँ, तो थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो तो बोलिएगा F का मान क्या हो जाएगा 0। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बोलिएगा क्या हो जाएगा, F का मान क्या हो जाएगा क्यू भी बी के बराबर। ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाती है, होती है ना ये। तो कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन आवृत्ति का सटीक वर्णन करता है। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति का पूछ रहा है आपका, तो वह आवृत्ति जिस पर आवेशित कण अपने केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के चारों ओर घूर्णन करता है। गलत, ये नहीं होती है। वह आवृत्ति जिस पर आवेशित कण अन्य कणों के साथ संघटन का अनुभव करता है। वह आवृत्ति जिस पर आवेशित कण अन्य कणों के साथ संघटन क्या चीज पर, तो कहिएगा संघटन, कहिएगा कि अन्य आवृत्ति संघटन पर। नहीं सर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको पढ़ो भाई। वह आवृत्ति जिस पर आवेशित कण स्वयं पर कार्यरत लॉरेंज बल, इसका नाम क्या है लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल होती है F बराबर होती है क्यू भी बी साइन थीटा। क्यू भी बी होती है, यही ना होती है 90 डिग्री के कोण में वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा। और बताइएगा पथ कैसा होगा इसका, तब पथ बराबर होती है वृत्तीय होती है, वह वृत्तीय पथ पर गति करते रहेगा जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल लॉरेंज बल प्रदान करती है। तो एकदम सही जवाब हो जाएगा ये नंबर, डी नंबर हो जाएगी ये। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। क्या है, मानव में लिंग गुण सूत्रों के वंशानुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो लो भाई कौन सा कथन सही है। सबसे पहली बातें तो आप लोग ये बातें बता दीजिएगा। कह रहा है कि यहाँ पर लिंग गुण सूत्रों की बात करते हैं, तो कहिएगा सेक्स क्रोमोजोम की बात करते हैं, सेक्स क्रोमोजोम की बात करते हैं, या इसी का नाम है हमारा एलोसोम्स की बात करते हैं,
कहिएगा 1 पेयर होती है, 1 पेयर होती है। और 1 पेयर में देखिएगा तो मेल के लिए होती है एक्स वाई होती है, और फीमेल के लिए होती है, फीमेल के लिए होती है एक्स एक्स होती है। तो बताइएगा यहाँ पर मेल फीमेल का तो कोई भी एक्स जाएगा, तो ये तो जिम्मेवार नहीं होगी। इसका अगर x जा रहा है तो यहाँ पर इसका x और इसका x आ जाएगा, तो कहिएगा कि गर्ल होगा। अगर ये y, तो लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार है? मनुष्यों में लिंग गुण सूत्रों के वंशानुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वंशानुक्रम के संदर्भ में लो भाई, करे कि सभी बच्चों को अपनी माता से वाई नहीं, वाई थोड़े होता है, पिता से प्राप्त होती है, माता से नहीं। गलत हो गया, ये गलत हो गया ना। कह रहा है फिर से कि सभी बच्चों को अपनी माता से एक्स गुण सूत्र वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, और यहाँ पर कह रहा है कि लिंग का निर्धारण उसके पिता से मिले वंशानुक्रम गुण सूत्र द्वारा होती है। सही बात हो गया। कौन नंबर हो गया? बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। कौन नंबर हो गया? तब बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। बातें समझ गए ना? हाँ, बातें समझ गए होंगे। 56 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी ये। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगले नंबर पर आते हैं। लिपिड जैव रसायन में, लिपिड जैव रसायन में असंतृप्त वसा अम्ल कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में क्यों रहते हैं? लिपिड जैव रसायन में, कहिएगा कि लिपिड जैव रसायन में कह रहा है यहाँ पर, तो इसका सही जवाब बोलिएगा, कौन पढ़ लीजिएगा। ये द्रव अवस्था में रहे, ये आयनी बंधन बनाते हैं जो जमने से रोकता है। गलत है। ये संतृप्त वसा अम्लों की तुलना में इसका आणविक भार कम होती है, असंतृप्त वसा अम्ल के रूप में। गलत है। करे कि सिस द्विबंध, सिस द्विआबंध, ये वाला हमारा सही है। ये सब थोड़ा उटपटांग क्वेश्चन है। सिस द्विआबंध निकुंज उत्पन्न करते हैं, जिससे वंडरवाल अन्योन्य क्रिया कम हो जाती है। वंडरवाल अन्योन्य क्रिया कम हो जाती है। यह द्विआबंध नहीं सर, यहाँ पर हो जाएगा सर, इनके द्विआबंध आणविक सममितता को बढ़ाने के लिए इसमें क्रिस्टल संकुलन कम हो जाती है। नहीं, ये वाला याद रखिएगा, इसके वजह से होती है। 59 का कितना नंबर हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो गया आपका। 59 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी ये। लीजिए आगे बढ़ जाइएगा आप लोग। यहाँ पर हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया गया, उनके अति उपयोग का परिणाम क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? तो लो भाई, बाढ़ आ गया कि उच्च कोटि प्रतिरोध हो गया कि मृदा लवणता हो गया कि फसल विविधीकरण हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो बताइए इसका सही जवाब कौन हो गया? तो कहिएगा कि मृदा लवणता हो गया, माने कि मृदा लवणता हो गया, माने कि ज़्यादा उर्वरक दिया गया, तो ज़्यादा उर्वरक दिया गया तो सॉइल पर असर पड़ा कि नहीं? तो मृदा और लवणता उत्पन्न हो गया। कौन लवणता? मृदा लवणता उत्पन्न हो गई। मृदा लवणता कौन हो जाएगा आंसर? तो कहिएगा कि लीजिए भाई 60 का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश डैश। तो बताइएगा शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए कौन काम करता है? तो एक होती है हमारा, कहिएगा हिंड ब्रेन होती है। समझिए बात को, कहिएगा हिंड ब्रेन होती है, हिंड ब्रेन का हिस्सा होती है। एक होती है सेरी, CERE बेलम, BELLUM, सेरी बेलम होती है, पॉन्स होती है और मेडुला होती है। मेडुला होती है और ये संतुलन का केंद्र होती है। किसका केंद्र होती है? संतुलन का केंद्र होती है। ये संतुलन का केंद्र होती है। और सही में बता दीजिएगा आप लोग केंद्र होती है, कौन होने वाला है सही जवाब? तो ये बताइएगा कौन सा होती है? सेरिबेलम होती है, जिसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। मध्य मस्तिष्क नहीं सर, प्रमस्तिष्क क्या? सेरिब्रम। तो कहिएगा ये जो होती है थॉट मेमोरी, कहिएगा MEMORY मेमोरी हो गया, THOU थॉट, कहिएगा सोच, इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी INTELLIGENCY इंटेलिजेंसी इत्यादि का केंद्र होती है। ये का केंद्र होती है। श्वसन क्रिया, श्वसन दर को नियंत्रित करती है कौन? हमारा
पॉन्स जिसको कहते हैं। मिड ब्रेन नहीं, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होती है। अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती है कौन? जिसका नाम है मेरुरज्जु कहते हैं। चलिए आपके प्रश्न का सही जवाब कौन नंबर हो जाएगा? तो कहिएगा बी नंबर हो गया। 90 का कितना नंबर? तो कहिएगा 90 का सही जवाब आ गया हमारा बी नंबर, ऑप्शन सही हो गया। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। ध्वनि रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। सुनिए, एक होती है सीरा, सीरा का मतलब होती है भेन होती है। तो कहिएगा अशुद्ध रक्त का वहन करती है। अशुद्ध रक्त कहिएगा कि CO2 युक्त रक्त, CO2 युक्त रक्त का वहन करती है, ठीक ना। और यही अगर धमनी की बात किया जाएगा, धमनी की बात करते हैं, धमनी जिसको कहते हैं आर्टरी, ARTERY, आर्टरी की बात करते हैं, तो ये क्या चीज का? तो कहिएगा शुद्ध रक्त का वहन करती है। शुद्ध रक्त जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वहन करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वहन करती है, ये वहन करती है। लेकिन दोनों का अपवाद होती है पल्मोनरी, जो इसका काम है उसका उल्टा काम करता है। पल्मोनरी दोनों का उल्टा काम करती है। तो बताइएगा कौन हो जाएगा? तो कहिएगा कि वहन करती है जो भरी होती है, क्या चीज़ से? ऑक्सीजन युक्त होती है, ऑक्सीजन से होती है, तभी ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो चलिए 91 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, जिसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो कहिएगा फलों के पकने से पहले, फल पकता है उसके सर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट कितने बजे से हमेशा चलते रहता है टेस्ट, यार जो देना है देते रहिएगा यहाँ पर। तब बताइएगा, कहिएगा फलों के पकने के पहले बेचारा का गिर जाता है तो बड़ी नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा लॉसेस होती है। तो इसके लिए बताइए किसका छिड़काव किया जाता है? जैसे आम पकने वाला है लेकिन उसके पहले गिर गया तो बताइए नुकसान ज़्यादा होगा ना। तब बताइएगा इसके लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो कहिएगा ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं। क्या चीज़ का? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हमारा प्लांट हार्मोन होती है, ये कहिएगा प्लांट हार्मोन होती है, ये प्लांट हार्मोन होती है ऑक्सीजन जिसको कहते हैं। यही तो हम लोग इसी का छिड़काव कर देते हैं हम लोग। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगले नंबर पर आते हैं। यदि एक सरल लोलक की लंबाई 9 गुना और इसके गोलक का द्रव्यमान 4 गुना कर दे तो दोलन काल क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो आप लोग दोलन काल के लिए देखिएगा, T बराबर 2π√L/G। लोलक का आवर्त काल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सबसे पहली बात, लोलक का आवर्त काल जो होती है, टाइम पीरियड, गोलक के द्रव्यमान पर बॉब जिसको कहते हैं जो लटका हुआ है, बॉब के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। सही बातें तो है यहाँ पर। तो अब एक बात बता दीजिएगा, द्रव्यमान की तो कहानी खत्म कर दिए इसको, लेकिन लंबाई पर तो निर्भर करती है। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल√L का। तो यदि L बराबर 4 गुना होती है, बोलो भाई 4 गुना हो तो बोलिएगा T का मान क गुना हो जाएगा? तो कहिएगा 2 गुना हो जाएगा। आंसर बन गया हमारा क गुना? 2 गुना हो जाएगा। तो लो भाई मेरा 2T हो जाएगा, नहीं होगा? 2T काथी 2T? तो यहाँ क्वेश्चन 2T देखा यहाँ, ठीक ना? हाँ 2T हो गया ना, 2T हो गया। सही जवाब हो गया हमारा। 9 गुना है रे बाबा, 4 गुना 9 गुना कह रहा है सरकार मेरे यहाँ पर। यहाँ 9 गुना है, हमने क्या लिया है? 4 गुना लिया है। तो लीजिए गलती हो रहा था ना, ये तो गलती हो रहा था। तो लीजिए यहाँ पर 9 गुना कर दो भाई मेरे, 9 गुना। देखिए 9 गुना, उतना तो समझदार हैं आप लोग, कर लेते हैं आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं था आप लोगों के साथ। तो लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स होगा, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना माने कि 3T हो जाएगा। तब तो यहाँ पर ये बताइए 2T होने के लिए क गुना? 4 गुना होना चाहिए। 4T होने के लिए 16 गुना। 3/2T होने के लिए तो कहिएगा 9/4 गुना होना चाहिए।
ठीक ना, ऐसे सोच लेना है, समझ लेना है, बना देना है आपको। लीजिए अगले नंबर पर, द्रव की बूंदें निम्नलिखित के कारण गोल होती है। वर्षा की बूंद होती है गोल किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। कोई भी द्रव चाहता है कि सिकुड़ कर कम से कम एरिया प्राप्त करे, इसी गुण को तो कहा जाता है पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो हम कह देंगे कि द्रव में सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति, न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को सरफेस टेंशन कहा जाता है। सरफेस टेंशन, द्रव में सिकुड़कर सरफेस टेंशन कहा जाता है। और एक बात बता दीजिएगा, तभी ना कहते हैं कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। जब ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो बताइएगा विस्कोसिटी नहीं सर, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, हाँ एकदम सही जवाब। निम्नलिखित में कौन सा विकिरण विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का एक अंश है? विद्युत चुंबकीय अल्फा किरण है? तो नहीं सर, अल्फा किरण जो होती है कहिएगा कि धन आवेशित होती है। अल्फा किरण को कहते हैं हीलियम का नाभिक कहते हैं। अल्फा कण को हमारा अल्फा किरण जो अल्फा कण से बना होता है, जिसको हीलियम का क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। गलत हो गया, कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। ये बीटा किरण जो होती है इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होती है ये हमारा, ठीक ना। और ये बताइए कैथोड होती है, एनोड। ये देखिए गामा किरण होती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है। और जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो उदासीन ही होती है। क्या होती है? उदासीन ही होती है। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन आता है? आर एम आई भी यू एक्स जी सी हो जी आता है। आपका रेडियो तरंग आता है, सूक्ष्म तरंग आता है, और रक्त आता है। ये सब का सब विद्युत चुंबकीय तरंग में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती है। तो देखिए आर एम आई भी यू एक्स जी यही ना आता है। तो रेडियो वेव आती है, रेडियो वेव हो गया। ये बताइएगा माइक्रोवेव होती है, माइक्रोवेव होती है, इसी को कहते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड होती है। और रक्त तरंग होती है, ये होती है हमारा क्या? विजिबल होती है। ये होती है अल्ट्रा वायलेट होती है। ये एक्स रे होती है, एक्स रे होती है। यहाँ पर हमारा क्या होती है? गामा रे होती है, गामा रे होती है। गामा रे सब का सब विद्युत चुंबकीय तरंग में आता है, ये सब का सब। चलिए 120 नंबर में आ जाइएगा। दिल की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीकी को क्या कहा जाता है? देखिए ECG होती है। कहिएगा हार्ट के लिए होती है, हृदय के लिए होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और एगो होती है EEG होती है, तब ब्रेन के लिए इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम कहते हैं। तो बताइएगा यहाँ पर प्रतिबिंब में बना तकनीकी को क्या कहा जाता है? उस तकनीकी को क्या कहते हैं? तो बता दीजिएगा। सही जवाब कौन हो जाएगा? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया हमारा। कौन हो गया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ, तो ग्राफी वाला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ग्राफी वाला मारिएगा, ये वाला ग्राफी वाला मारिएगा, तब ग्राम वाला नहीं मारिएगा, तब ग्राफी वाला मारिएगा। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। उष्मा प्रवाह निम्न में से किसके अंतर के कारण होती है? तो कहिएगा कि तापांतर जो होती है, तापमान जो होती है, उष्मा के प्रवाह की दिशा को बतलाता है। तो ये तापों में अंतर होगा तभी ना उष्मा का प्रवाह होगा, उच्च ताप से निम्न तापमान की ओर। तो ये तापांतर हो गया। लीजिए DC जनरेटर में ब्रश को हमेशा कहाँ रखा जाता है? सुनिए, DC जनरेटर में ब्रश को हमेशा MNP पर रखा, MNP मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, MNP माने क्या? मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है ताकि स्पार्किंग कम हो। कहिएगा स्पार्किंग कम होने के लिए, स्पार्किंग कम होने के
लिए तब ना इफ़िशियंसी इसका ज़्यादा रहेगा, स्पार्किंग कम होगा, इफ़िशियंसी ज़्यादा रहेगी। और ऐसे भी आपका स्पार्किंग जब ज़्यादा होगा तो भैया तब तो दिक्कत है, मोटर को परेशानी हो सकती है। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर रखा जाता है। डीसी जनरेटर में ब्रशेस को, कार्बन ब्रशेस को हमेशा आपका MNP पर आपका MNA पर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर रखा जाता है। कौन हो जाएगा? 122 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आज की सवाल यहीं पर ख़त्म हो रही है। इतना ही सवाल था, इजाज़त दीजिए हमें। क्वेश्चन आज साइंस का कम था आपका। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।